नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने जो व्याख्यान प्रारंभ किया था लॉ ऑफ डिमांड, उसी को आगे बढ़ाते हुए यानी पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद उसके एजम्पशंस और उसका एग्जाम्पल और उसके कॉजेज यानी मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम जो है मांग के नियम के अपवादों पर चर्चा करेंगे, यानी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी दोज कंडीशंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, यानी वो परिस्थितियां जिसमें मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मांग का नियम, जैसा कि मार्शल ने स्पष्ट किया है कि मांग का नियम वो नियम है जो किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगे की मात्रा के मध्य जो है संबंध को स्पष्ट करता है, और वो संबंध होता है विपरीत, यानी किसी वस्तु के मूल्य का बढ़ना उस मांग में कमी लाता है और मूल्य का घटना उस वस्तु की मांग में वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन अपवाद से तात्पर्य यह है कि जहां पर वस्तु के मूल्य और उसकी मांगे की मात्रा के मध्य सीधा अथवा धनात्मक संबंध हो, यानी मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाए और मूल्य घटने पर भी मांग घट जाए, तो वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है? अपवाद कहलाती है। जैसा कि आप इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि ओपी मूल्य पर जो है किसी वस्तु की मांग OQ है, और उसके बाद जैसे मूल्य OP से बढ़कर OP1 हो जाते हैं तो मांग भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इसके विपरीत यदि मूल्य OP से घटकर OP हो जाए तो मांग OQ1 से घटकर OQ हो जाती है। इसका मतलब है मूल्य का बढ़ना, मांग का बढ़ना, मूल्य का घटना, मांग का भी घट जाना। ऐसी स्थिति में जो है ये मांग के नियम का अपवाद को दर्शाता है। इसकी परिस्थिति के अंतर्गत जो मांग वक्र होगा, इन अपवाद के अंतर्गत अगर हम बनाएं तो मांग वक्र जो है वो मांग के नियम की तरह ऋणात्मक न होकर धनात्मक होगा, यानी धनात्मक स्थिति को दिखा रहा है, पॉजिटिवली होगा, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता होगा। अब मुख्य बात ये आती है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता, अर्थात मूल्य बढ़ने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने के लिए तत्पर रहता है, जबकि मूल्य कम हो जाने पर भी वह उस वस्तु विशेष की मांग को कम कर लेता है। तो अर्थशास्त्रियों ने कुछ विशिष्ट जो है कारण बताए हैं, कुछ विशिष्ट अपवाद बताए हैं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां उन्होंने बताई है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहला था डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव। प्रदर्शनकारी प्रभाव का मतलब ये होता है कि कई अनेक बार उपभोक्ता जो है वह कुछ वस्तुओं का उपभोग, यानी उसका जो कंजम्पशन है वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए न करके केवल प्रोपेगेंडा करने के लिए, यानी दिखावा करने के लिए, बाह्य दिखावा करने के लिए करते हैं, यानी ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। जैसे बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी लग्जरी गाड़ी का यूज करना, लग्जरी मकान वगैरह का क्रय करना, और भी मूल्यवान वस्तुओं का क्रय करना। उसके संदर्भ में अर्थशास्त्री कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, यानी मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। क्यों? ये इस प्रकार का जो प्रभाव है वो धनी वर्ग के लोगों, यानी रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वो महंगी से महंगी वस्तुओं को जो है जितना मूल्य उनका बढ़ता है वो और अधिक क्रय करना चाहते हैं, ताकि समाज में उनका रुतबा बना रहे। इसलिए प्रदर्शनकारी प्रभाव लागू होने पर मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। नंबर 2 आता हाई प्राइस कमोडिटी। इसको बोलते हैं उच्च सम मूल्य वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जिनकी उपयोगिता का मूल्यांकन उसके मूल्य को देखकर किया जाए, उसे अर्थशास्त्री हाई प्राइस कमोडिटी का नाम देते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कॉस्मेटिक आइटम्स जितने भी आते हैं जिनका प्रयोग जो है वो लेडीज के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता,
क्योंकि जो महिलाएं हैं जो कॉस्मेटिक का उपयोग करती हैं वे उसकी गुणवत्ता का आकलन जो है उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता का जो आकलन है वो कैसे करती है, मूल्य को देखकर करती है। यानी जितना ऊंचा मूल्य होगा वे उन्हीं वस्तुओं को अधिक मात्रा में क्रय करना चाहेगी और ऐसी परिस्थितियों में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। नंबर 3 आता है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के संदर्भ में कहा जाता है, ये लग्जरी आइटम के रूप में आता है क्योंकि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, इस प्रकार की जो ज्वेलरी है वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी प्रयोग करती है या क्रय करती है, इसलिए इनका जितना मूल्य ऊंचा होता है ऐसी वस्तुओं को धनी वर्ग के लोग अधिक खरीदना चाहते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे और जहां भी वे इसका प्रयोग करके जाएं तो समाज में लोग उनको जो है वो एक उच्च सामाजिक दृष्टि से जो है उनका आदर कर सकें या सत्कार कर सकें, इसलिए कहा जाता है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी जो है उनके संदर्भ में भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। उसके बाद नंबर 4 है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की आशंका, यानी यदि उपभोक्ता को ये ज्ञात हो जाए कि नियर फ्यूचर में किसी वस्तु विशेष का मूल्य और कम होगा तो वह कम मूल्य पर भी उस वस्तु की अधिक मात्रा क्या करेगा, क्रय नहीं करेगा, यानी उसकी मांग को कम करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में इसका मूल्य और कम होगा, तो जब मूल्य और कम होगा तब वो अधिक खरीदना चाहेगा। और इसके विपरीत यदि उसी आशंका हो जाए कि आने वाले समय में वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वह बढ़े हुए मूल्यों पर भी उसकी अधिक मात्रा क्रय करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में ऊंचे मूल्यों पर अधिक मांग, कम मूल्यों पर कम मांग जो है वो मांग के नियम के अपवाद को दर्शाता है। तो इस प्रकार जब निकट भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका हो वहां पर जो है मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। उसके बाद नंबर 5 आता है गिफिन पैराडॉक्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए सर रॉबर्ट गिफिन एक आयरलैंड के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने गिफिन का विरोधाभास दिया जिसको आप गिफिन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक ही बात कही कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन गिफिन गुड्स, यानी घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। अब मुख्य बात यह है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि घटिया वस्तुओं की श्रेणी में रखी जाएगी। उन्होंने इसके 3 पैरामीटर बताए, दोज कमोडिटीज विच आर यूज्ड बाय द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी वे वस्तुएं जिनका प्रयोग समाज के गरीब वर्ग के लोग यूज करें। नंबर 2, ए लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन दिस कमोडिटी, यानी आय का एक बड़ा भाग उन वस्तुओं पर व्यय किया जाता हो। और नंबर 3, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड्स, उस वस्तु से का कोई निकट स्थानापन्न वस्तु उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो ज्वार है, बाजरा है, ये चीजें जो है उसको घटिया वस्तुओं के संदर्भ में माना जाता है। जैसे वनस्पति घी है, इनके संदर्भ में, तो इनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब घटिया वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इतना सक्षम हो जाता है कि वे कुछ मात्रा में घटिया वस्तु का त्याग करके उसके स्थान पर वह श्रेष्ठ वस्तु को क्रय कर सकता है। ऐसी स्थिति में घटिया वस्तु का मूल्य गिरने पर वह उसकी मांग को भी क्या करता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक आय उसकी बढ़ जाती है। और इस प्रकार के विरोधाभास को गिफिन पैराडॉक्स की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आती है इमरजेंसी कंडीशन, आपातकालीन परिस्थितियां, जैसे गृह युद्ध हो जाए, फ्लड आ जाए, अकाल पड़ जाए, इस प्रकार की जब स्थितियां उत्पन्न होती है तो क्या होता है, वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में कर्फ्यू लग जाए तो आपातकालीन परिस्थितियों में ऊंचे मूल्यों पर भी अनेक बार उपभोक्ता को क्या करना पड़ता है, उस वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने देखा था लॉकडाउन के अंतर्गत या कभी कर्फ्यू लग जाए तब भी जैसी घोषणा होती है कर्फ्यू वगैरह की तो तुरंत ही क्या होता है, हम वहां पर जाकर के अपनी जो एसेंशियल कमोडिटी है, खाद्य पदार्थ हैं, जो भी जरूरी सामान है उसको हम क्रय करना चाहते हैं बाजार से,
तो हमें ऊंचे मूल्यों पर भी अगर मिल रहा है तो उसको लेना चाहेंगे, क्योंकि हमें यह आशंका रहती है कि इन आपातकालीन परिस्थितियों में जो है ऐसा न हो कि हम जो है इन जो अति आवश्यक वस्तु जो कि हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है उसकी जो है उपभोग से हम वंचित रह जाएं। इसलिए उपभोक्ता वहां क्या करता है, ऊंचे मूल्यों पर भी उस वस्तु की अधिक स्टोरेज करना चाहता है, और इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। उसके बाद नंबर 7 आता है स्पेकुलेटर। स्पेकुलेशन का मतलब तो सट्टा। सटोरी लोग क्या करते हैं, सटोरी लोग होते हैं जो कि बाजार में प्रिडिक्शन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, उनको लग रहा है कि वो मूल्य और ऊंचा होगा शेयर वगैरह का, तो वो क्या करते हैं, ऊंचे मूल्यों पर भी फटाफट बाजार से स्टॉक क्रय करने का प्रयास करते हैं, और अगर उनको लगता है कि मूल्य और गिरने वाला है तो क्रय करना नहीं चाहते, मांग कम कर देते हैं। इसे सट्टा बाजार में भी कहा जाता है कि मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। और अंतिम इसका जो अपवाद है वो है एंटिक आइटम्स। एंटिक आइटम उधर रेयरेस्ट होते हैं जो एक पीस के रूप में होगा, और है जैसे ओल्ड पेंटिंग्स है, ओल्ड जो है कोई हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स वगैरह हैं और हैं, तो इनकी जब नीलामी होती है तो वो क्या होती है, बहुत करोड़ों में बिकती है। और किस लिए बिकती है, क्योंकि उनका ऑक्शन मूल्य बहुत ऊंचा होता है, उसको धनी वर्ग के लोग खरीदते हैं। तो ये कहा जाता है कि एंटिक आइटम्स के संदर्भ में भी जो है वो मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। तो ऑल दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये सभी मांग के नियम के अपवाद हैं, जिसके अंतर्गत जो कहा जाता है कि जो है इन परिस्थितियों में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। लेकिन अगर हम सामान्य परिस्थितियों में देखें, जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी मूल्य और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका लास्ट कंटेंट हम ले रहे हैं। आज कुछ शॉर्ट नोट पर हम चर्चा करेंगे जो कि लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक में आता है, और केवल मैं आज एक ही कंटेंट पर या शॉर्ट नोट पर चर्चा करूंगा, और वो है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मांग में विस्तार एवं संकुचन क्या है। देखिए जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? ए लॉ व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यानी ऐसा नियम जो वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी की मात्रा के मध्य संबंध को बताए, वो मांग का नियम कहलाता है। मांग का नियम क्या कहता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यदि अन्य बातें समान रहे तो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही है। मैंने आपको डिमांड फंक्शन करवाया था और उसमें मैंने बताया था Vx इज फंक्शन ऑफ Px, I, PR, P और P। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी वस्तु की मांग, उसके मूल्य, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, उसकी रुचि और साइज ऑफ पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने तथा अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने तथा अन्य तत्व, अदर फैक्टर यानी इनकम है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टेस्ट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, प्रेफरेंसेस है, इनके स्थिर रहने पर मांग में जो परिवर्तन होता है उसे विस्तार अथवा संकुचन कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कह दूं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वास्तव में लॉ ऑफ डिमांड ये यानी मांग का नियम ही है। यानी मूल्य बढ़ने पर यदि मांग घट जाए तो क्या कहलाता है? मांग में विस्तार, यानी एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाता है। और अगर मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाता है। तो जब आप इसकी स्टडी करें तो आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मांग में विस्तार और संकुचन केवल मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। नंबर 2, मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व यानी अदर फैक्टर्स लाइक एज इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑल दीज रिमेन कांस्टेंट, यानी वो क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है,
वो ये है कि जब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन डिमांड आप पढ़ते हैं, यानी मांग में विस्तार जब और संकुचन जब होता है, तो वहां पर उपभोक्ता का मांग वक्र नहीं बदलता है, उसका मांग वक्र एक ही रहेगा, लेकिन डिमांड कर्व पर जो मूवमेंट पॉइंट है, जिसको हिंदी में चलन बिंदु कहते हैं, वो बदल जाते हैं। मैं इसको एक डायग्राम की तरह बताना चाह रहा हूं। ये आपके पास में एक डायग्राम बना हुआ है। ओ वाई एक्सिस पर ये प्राइस है, मूल्य है, और ओ एक्स एक्सिस पर जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी मांगी की मात्रा है। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, ओपी मूल्य पर वस्तु की मांग OQ है, OP1 पर मांग OQ1 है, और OP2 पर मांग OQ2 है। ये इनिशियल प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी OP मूल्य पर OQ जो मांग है वो इनिशियल डिमांड और इनिशियल प्राइस है। अब आप देखिएगा, अगर सपोज कीजिए मूल्य OP से गिर करके OP2 हो जाता है, तो मांग OQ से बढ़कर कितनी हो रही है, OQ2 हो रही है। और इसके विपरीत जब मूल्य OP से बढ़कर OP1 हो जाए, तो मांग OQ से घटकर के OQ1 हो रही है। तो इसका मतलब Q2 की ओर बढ़ना एक्सटेंशन होगा, Q से Q1 की ओर आ जाना कॉन्ट्रैक्शन होगा। या हम यूं कह दें कि हम तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक मांग वक्र हमें प्राप्त होता है, जिसमें मैंने 3 बिंदु दर्शाए हैं, A, B और C। यानी A ये तीनों मूवमेंट पॉइंट है, यानी चलन बिंदु है। A से B की ओर आ जाना विस्तार को दर्शाता है, जबकि A से C की ओर चले जाना वह संकुचन की ओर संकुचन को दर्शाता है। इस प्रकार से मांग के विस्तार और संकुचन में कभी भी उपभोक्ता का मांग वक्र नहीं बदलता, केवल मूल्य परिवर्तन के कारण से जब मांग बदलती है तो उसका चलन बिंदु बदल जाता है।